Hello students, I am Ms. Neelam Rishya, Assistant Professor of Commerce, Rajiv Gandhi Government College, Saha, Ambala. Today's topic is Directing Principles and Elements. Directing is a key managerial function. After having done planning, organizing और staffing, direction begins. अब तक हमने क्या किया था? प्लानिंग करी थी, ऑर्गेनाइजिंग करी थी और स्टाफिंग. प्लानिंग में हमने प्लान्स बनाए थे, ऑर्गेनाइजिंग में हमने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स बनाए थे और स्टाफिंग के अंतर्गत जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंतर्गत हमने विभिन्न पोस्ट क्रिएट की थी, स्टाफिंग के अंतर्गत उन पोस्ट पे कॉम्पिटेंट व्यक्तियों को अपॉइंट किया गया था. नाउ अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार से जो ह्यूमन मशीनरी है एंटरप्राइज की उसको मूव किया जाए, कैसे निर्देशित किया जाए. इन सारे प्रश्नों का जवाब हमारे मैनेजमेंट के चौथे फंक्शन दैट इज डायरेक्टिंग में निहित है. डायरेक्टिंग के अंतर्गत जो विभिन्न पोस्टों पे व्यक्तियों को अपॉइंट किया गया है वो उन्हें इस प्रकार से इन्फ्लुएंस किया जाता है, प्रेरित किया जाता है ताकि वो अपने कार्य के प्रति ऑटोमेटिकली मूव करना शुरू कर देते हैं और फाइनली कंट्रीब्यूट टू द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्राइज. वो इस प्रकार से कार्य करते हैं ताकि ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने में सहयोग देते हैं. सो डायरेक्टिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ Directing is said to be a process in which manager instruct, guide and oversees the performance of workers to achieve predetermined goal. Directing is said to be the heart of management process. Planning, organizing, staffing have got no importance if direction function does not takes place. तो ये जो डायरेक्टिंग का प्रोसेस है इसके द्वारा मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम देखते रहते हैं ताकि जो वर्कर्स हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो भी प्री डिटरमिन्ड गोल्स हैं उनको प्राप्त करने में सहयोग करें. तो डायरेक्टिंग को बाकी जो फंक्शंस है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग की कहा जाता है क्योंकि ये सारे फंक्शंस तब तक पॉसिबल नहीं है अगर हम डायरेक्टिंग ना करें. तो हमने प्लानिंग भी कर दी, डायरेक्टिंग भी, ऑर्गेनाइजिंग भी कर दी, स्टाफिंग भी, फंक्शन भी कर लिया, बट अगर हम अपने वर्कर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को प्रेरित ही नहीं करते हैं कि आपने ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, उसके लिए आपको क्या कार्य करने हैं, किस प्रकार से करने हैं, तब तक हमारी जो ह्यूमन मशीनरी है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं होगी. तो डायरेक्टिंग के द्वारा हम उन्हें एक दिशा देते हैं कि किस प्रकार से आपने कार्य करना है. तो मैनेजिंग और डायरेक्टिंग भी दो टर्म्स हैं जिनको हम सिमिलर समझते हैं बट देयर इज सम डिफरेंस. डायरेक्टिंग जो फंक्शन है वो मैनेजिंग फंक्शन का पार्ट है. मैनेजिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट. इसमें मैनेजमेंट के बाकी सारे फंक्शन दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग भी आते हैं, जबकि डायरेक्टिंग हैज अ लिमिटेड स्कोप एंड इट इज पार्ट ऑफ मैनेजिंग. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हेमन, directing consists of process or technique by which instruction can be issued and operation can be carried out as originally planned. According to Hoots and O'Donnell, directing is the executive function of guiding and overseeing subordinates. तो ये दोनों ही definitions हमें बताती है कि डायरेक्टिंग क्या है. refers to instructing, guiding, communicating and inspiring people so that the organization's objective can be achieved. Based on above discussion, the following points stand out regarding the nature or features of directing. तो डायरेक्टिंग की क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले तो इस इनिशिएट्स एक्शन. डायरेक्टिंग के द्वारा एक्शन इनिशिएट होता है. किस प्रकार से? देखिए, स्टाफिंग जो फंक्शन था उसमें हमने क्या किया था, व्यक्तियों को विभिन्न पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया. अब प्रश्न आता है कि ये ह्यूमन मशीनरी है, ये कैसे मूव करेगी
कैसे कार्य करेगी। द आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टिंग में निहित है। जो हमारे बाकी के 3 फंक्शंस थे वो ग्राउंड बनाते हैं। एक्शन हमारा डायरेक्टिंग में ही स्टार्ट होता है, क्योंकि इसके द्वारा ही ह्यूमन मशीनरी को इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, इंस्पायर करते हैं, और वो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो जो कार्य करने हैं उनको करने के लिए प्रेरित होती है। नेक्स्ट है परसुएसिव फंक्शन। जो डायरेक्शन है, डायरेक्टिंग का फंक्शन है, इज नॉट रिक्वायर्ड एट ओनली एट टॉप लेवल, बल्कि ये मैनेजमेंट के हर लेवल पे मौजूद है। जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स को गाइड करते हैं, हु आर मिडिल लेवल मैनेजर्स। इसी प्रकार से मिडिल लेवल मैनेजर्स अपने सबॉर्डिनेट्स को गाइड करते हैं, जो कि सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स होते हैं। और सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स किसको डायरेक्ट करते हैं? अपने सबॉर्डिनेट्स को, दैट इज द पीपल हु एक्चुअली डू देयर वर्क। सो इट इज प्रेजेंट एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नाउ इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजर का काम सिर्फ वहीं पे खत्म नहीं हो जाता कि उसने एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिए और डायरेक्शन दे दी। इसको टाइम टू टाइम, मैनेजर को टाइम टू टाइम अपने सबॉर्डिनेट्स के कार्यों को रिव्यू करना होता है, उनको टाइम टू टाइम गाइड करना होता है, और ऑल्सो टू मोटिवेट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसको कॉन्स्टेंटली इंश्योर करना होता है कि जो वर्क है वो एज पर प्लान चल रहा है या नहीं चल रहा है। इन केस थोड़ा बहुत भी डेविएशन होता है या नेगेटिव डेविएशन होती है तो वो इमीडिएटली उसी टाइम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। लास्ट इज फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो डायरेक्शन फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये टॉप मैनेजमेंट से स्टार्ट होती है और सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे एंड होती है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। जो डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस है वो फॉलोइंग फैक्ट्स में हाईलाइट होती है। सबसे पहले तो इट इनिशिएट्स एक्शन। तो एम्प्लॉयज आर अपॉइंटेड अप टू द फर्स्ट 3 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पहले 3 फंक्शंस में हमने वर्कर्स को अपॉइंट कर दिया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग में। पर वो तब तक अपना कार्य नहीं शुरू करेंगे जब तक कि उन्हें ये इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा कि उन्हें क्या कार्य करना है और किस प्रकार से करना है। जो मैनेजर होता है वो यह कार्य करता है थ्रू डायरेक्शन। तो ये हम इससे पता चलता है कि डायरेक्शन ही है जिसके माध्यम से एक्शन स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट इज इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट। किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे व्यक्ति कार्य करते हैं, उन सभी के कार्य एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सक्सेस, अगर आप चाहते हो कि वो सक्सेसफुल हो, तो ये जरूरी है कि जितने भी लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में कार्य कर रहे हैं वो अपना कार्य एफिशिएंटली करें। अगर कोई भी व्यक्ति उस चेन में अपना कार्य एफिशिएंटली नहीं परफॉर्म करता है तो उसकी वजह से बाकी एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होती है। इसलिए जरूरी है कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाए। तो मैनेजर्स एस्टेब्लिश दिस कोऑर्डिनेशन बाय सुपरवाइजिंग। वो उनको सुपरवाइज करता है, उनको गुड लीडरशिप प्रोवाइड करता है, मोटिवेट करता है और एक्सचेंज करता है आइडियाज, जिससे कि उनमें कोऑर्डिनेशन स्थापित होता है। जैसे कि एक गारमेंट शोरूम है जिसमें अलग अलग एम्प्लॉयज कार्य करते हैं। एक का कार्य है एम्प्लॉयज को वेलकम करना, एक का काम है दूसरे कस्टमर्स को प्रोडक्ट शो करना, तीसरा पैकेजिंग करता है, चौथा पेमेंट लेता है और पांचवा सबको धन्यवाद देते हुए गुड बाय कहता है। कस्टमर सेटिस्फाई होंगे अगर ये सारे व्यक्ति अपना कार्य सही प्रकार से करेंगे। बट अगर इनमें से एक भी एम्प्लॉय अपनी ड्यूटी सही प्रकार से परफॉर्म नहीं करता है, सपोज जिसका कार्य है साड़ियां दिखाने का या गारमेंट शो करने का, अगर वो सही प्रकार से वो ये कार्य नहीं करता है तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि कस्टमर निराश होंगे, वो खुश नहीं होंगे और आपके यहाँ से प्रोडक्ट लिए बिना ही चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, बाकी एम्प्लॉयज का जो एफर्ट होगा वो वेस्ट होगा। इसीलिए जरूरी है कि मैनेजर्स सभी के कार्यों को कोऑर्डिनेट करें। नेक्स्ट है इट इज द मीन्स ऑफ मोटिवेशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी अचीव्ड
बाय विदाउट मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। तो मोटिवेटेड जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अपना कार्य फुल डेडिकेशन के साथ करते हैं विद द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। तो किस प्रकार से एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जाए, ये मैनेजर्स का कार्य होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करें थ्रू द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। जैसे कि कई बार कार्य करते हुए एम्प्लॉयज को कई परेशानियां होती हैं, तो उस परिस्थिति में मैनेजर्स उनको टाइम टू टाइम गाइड करते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में। इससे क्या होता है, वो अपना कार्य बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और इससे क्या होता है, उनको अप्रिसिएशन भी मिलती है, उनकी सैलरी में भी हाइक होता है फॉर बेटर परफॉर्मेंस। एज ए रिजल्ट दे गेट मोटिवेटेड। नेक्स्ट इज इट फैसिलिटेट्स टू इम्प्लीमेंट चेंज। कई बार एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम कोई चेंज करना चाहते हैं या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो उसको रेजिस्ट करते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि विद द चेंज इन द एटमॉस्फेयर बिजनेस एनवायरनमेंट हमें चेंज करना जरूरी है और उसको उन पे इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। तो इस परिस्थिति में मैनेजर्स थ्रू द मीडियम ऑफ डायरेक्शन शेप्स द माइंड सेट ऑफ employees in the manner that they will fully accept changes। मैं इस टाइम पे मैनेजर्स का काम होता है कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉयज को इस प्रकार से मोटिवेट करते हैं, उनको कम्युनिकेट करते हैं ताकि उनका माइंड चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए सेट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन एन ऑफिस टाइपराइटर्स वर रिप्लेस्ड विद कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर्स का जमाना है, हर ऑर्गेनाइजेशन को डिजिटलाइज किया जा रहा है, तो जो टाइपिस्ट होंगे वो रेजिस्ट करेंगे इस चेंज को क्योंकि उन्हें कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है। तो रीजन ऑफ देयर रेसिस्टेंस इज लूजिंग ऑफ जॉब। तो इस परिस्थिति में मैनेजर्स थ्रू इफेक्टिव डायरेक्शन मेक्स देम पार्ट ऑफ प्रोसेस फॉर चेंज एंड एक्वाइंट देम विद द बेनिफिट ऑफ चेंज। कि वो उन्हें मोटिवेट करेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लर्न करने के लिए और ऑल्सो उनको कॉन्फिडेंस में लेंगे दैट उन्हें किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा या फिर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इन सब से क्या होगा, वो रिलैक्स्ड होंगे और रेजिस्टेंस नहीं करेंगे चेंजेस के लिए। तो इसके द्वारा, डायरेक्शन के द्वारा हम इजिली अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इट क्रिएट्स बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। कई बार ऐसा होता है कि इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के बीच में क्लैशेस आ जाते हैं। डायरेक्शन के द्वारा उन्हें सेटल डाउन करने की कोशिश की जाती है और एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनका ऑब्जेक्टिव होता है अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि हाई सैलरी, हाई प्रमोशन, जबकि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न हाई प्रॉफिट्स, मोर मार्केट शेयर। तो मैनेजर्स, इन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स क्लैश होते हैं जब, क्योंकि मैनेजर्स जो एम्प्लॉयज हैं वो ज़्यादा सैलरी मांगते हैं और मैनेजमेंट उनको कम सैलरी देना चाहती है या फिर हाई प्रॉफिट्स चाहती है, हाई परफॉर्मेंस चाहती है। तो उस परिस्थिति में जो डायरेक्शन है, इसके द्वारा मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज को बताते हैं कि किस प्रकार से अगर वो चाहते हैं कि उनके ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो, ज़्यादा सैलरी चाहिए, ज़्यादा प्रमोशन चाहिए, तो ये सब उन्हें तभी मिल सकता है जब वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करेंगे। तो इस प्रकार से जैसे लिब्रा कॉस्मेटिक्स कंपनी लिमिटेड है, वो अपने उन्होंने अपने सेल्स मैनेजर्स को एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं अगर वो ज़्यादा सेल बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से ज़्यादा सेल बढ़ाने के लिए जो सेल्स मैनेजर है वो मैनेजमेंट को सजेस्ट करते हैं कि वी शुड इंट्रोड्यूस द स्कीम ऑफ बाय वन गेट वन फ्री। तो इससे क्या होगा, हाई ऑफिशियल जो होंगे वो कहेंगे, वो कहते हैं कि ये तो कॉस्टली अफेयर है क्योंकि इससे हमारी सेल तो बढ़ेगी पर खर्चा भी बढ़ेगा। तो इस सिचुएशन में क्लैश आ जाता है, तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ पे जो मैनेजर है वो राइटफुल डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है बाय सजेस्टिंग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कि किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव किया जाता है हाई सेल्स का। इसी प्रकार से
वो ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स के बीच में एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। Following are the main principles of directing. First one is principle of maximum individual contribution. इस प्रिंसिपल के अनुसार मैनेजमेंट को वो पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए डायरेक्टिंग की थ्रू विच एम्प्लॉयज get motivated and give their maximum individual contribution for the achievement of organization objective. तो मैनेजमेंट का कार्य है डायरेक्शन के द्वारा इस प्रकार से अपने इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयज को मोटिवेट करें कि वो अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ कार्य करें ताकि अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में लगाएं। अगर मैनेजर्स अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करते हैं कि अगर तुम अपनी 100% एफिशिएंसी दोगे तो उससे क्या होगा, तुम्हें रिकॉग्निशन मिलेगी इन द फॉर्म से हाई सैलरी मिलेगी, हाई प्रमोशन मिलेगी, तो ऑब्वियस सबऑर्डिनेट्स मोटिवेट होंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे विथ फुल एफिशिएंसी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इस प्रिंसिपल के अनुसार देयर मस्ट बी फुल कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। एम्प्लॉयज कार्य करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में किस उद्देश्य से, ताकि बेटर रिनमरेशन मिले, प्रमोशन मिले, जबकि ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, टू अर्न प्रॉफिट्स एंड टू इंक्रीज मार्केट शेयर। कई बार देखा जाता है कि इन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स में क्लैश आ जाता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो प्रॉफिट का ज्यादा से ज्यादा शेयर ले, जबकि एम्प्लॉयज चाहते हैं, ये सोचते हैं कि दे वर्क हार्ड डायरेक्टली ऑन द जॉब, तो दे मस्ट ऑल्सो शेयर द प्रॉफिट्स इन द फॉर्म ऑफ बोनस। तो मैनेजमेंट का ये कर्तव्य बनता है कि वो दोनों के ऑब्जेक्टिव्स के बीच में कोऑर्डिनेशन लाए ताकि बाय अडॉप्टिंग suitable मेथड ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। इस प्रिंसिपल के अनुसार एक सबऑर्डिनेट को सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑफिसर से एट ए टाइम डायरेक्शन मिलना चाहिए। अगर एक सबऑर्डिनेट को एक से ज्यादा ऑफिसर से डायरेक्शन मिलेगी तो वो समझ नहीं पाएगा कि उसको किसके ऑर्डर्स को, किसकी डायरेक्शन को प्रायोरिटाइज करना है, यानी किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। इस प्रकार क्या होगा, सिचुएशन ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, डिसअरेंजमेंट हो जाएगा। तो इस प्रिंसिपल के अनुसार हमें सिर्फ और सिर्फ एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से डायरेक्शन मिलनी चाहिए, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कार्य सही प्रकार से हो पाएंगे। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक। इस प्रिंसिपल के अनुसार हमें डायरेक्शन की एप्रोप्रिएट टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए टू सुपरवाइज देयर सबऑर्डिनेट्स, जैसे कि सुपरवाइज इफेक्टिवली, टू प्रोवाइड एबल लीडरशिप, फ्री कम्युनिकेशन, मोटिवेट थ्रू राइट मीडिया। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल कम्युनिकेशन। इस प्रिंसिपल के अनुसार मैनेजमेंट को ये टाइम टू टाइम कंसिडर करना चाहिए या कंफर्म करना चाहिए कि जो सबऑर्डिनेट्स है, आपने उनको जो मैसेज दिया है, जो कम्युनिकेशन करी है, उन्होंने उसको उसी प्रकार से लिया है, उसी मीनिंग में लिया है जिस प्रकार में उसे कहा गया था। तो इससे क्या होगा, जो सबऑर्डिनेट का कार्य वो भी आसान हो जाएगा और उन्हें टाइम टू टाइम मैनेजर के पास नहीं जाना पड़ेगा इंक्वायरी के लिए। तो कम्युनिकेशन सिंपल होनी चाहिए,
इजी होनी चाहिए और इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए फ्रॉम मैनेजर टू सबऑर्डिनेट्स कि कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो। तो क्लियर लैंग्वेज में बात होनी चाहिए ताकि उनको सही प्रकार से मैनेजमेंट का मैसेज मिल जाए कि वो क्या कहना चाहते हैं और उसी प्रकार से अपने कार्य को करें और टाइम टू टाइम उन्हें क्लियर ना करने जाना पड़े कि क्या सर आपने कहा था, क्या आपने ऑर्डर दिए थे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रिंसिपल के अनुसार देयर मस्ट बी फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द सीनियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। जो डायरेक्शन है उसकी सक्सेस किस पे डिपेंड करती है? इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टू ग्रेट एक्सचेंज। इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन बोथ टू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीडियम। इससे क्या होगा कि फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, ज्यादा जहां पे जरूरत है वहां पे फॉर्मल इंस्ट्रक्शन फॉलो किए जाने चाहिए और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए ताकि अगर हमारे सबऑर्डिनेट्स को कोई परेशानी हो, कोई कहीं पे उनको गाइडेंस की जरूरत हो तो वो इजीली अपने सुपीरियर से बात कर सके और अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सके। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। इस प्रिंसिपल के अनुसार जब डायरेक्शन देते हैं सबऑर्डिनेट्स को तो एक मैनेजर को अपने सबऑर्डिनेट्स को एक लीडर की तरह इंस्ट्रक्शन देने चाहिए। इससे क्या होगा, जो मैनेजर्स हैं उनसे उनके सबऑर्डिनेट्स इन्फ्लुएंस होंगे। जब आप लीडर की तरह कार्य करते हैं तो लीडर को सब फॉलो करते हैं। तो इसी प्रकार सबऑर्डिनेट्स अपने लीडर की विशेस के अनुसार कार्य करेंगे जो कि उनका मैनेजर है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फॉलो थ्रू। इस प्रिंसिपल के अनुसार ये मॉनिटर टाइम टू टाइम मैनेजमेंट का कार्य है कि वो टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहे कि किस एक्सटेंट तक जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है और इंस्ट्रक्शन इशू किए हैं, डायरेक्शन इशू करी है, वो एनफोर्स्ड हो रही है या नहीं हो रही है। उन्हें ये देखना चाहिए टाइम टू टाइम कि क्या एम्प्लॉयज जो मैनेजमेंट ने डायरेक्शंस दिए हैं उनको प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ये टाइमली फॉलो नहीं हो रहे हैं या जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे, जो डायरेक्शन दिए थे उनके अनुसार नहीं हो रहे हैं तो उन्हें करेक्टिव करने का भी करना चाहिए। तो मैनेजर का कार्य ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया और एक साइड बैठ गए। उन्हें कंटिन्यूअसली टाइम टू टाइम उनसे फीडबैक भी लेना चाहिए अपने सबऑर्डिनेट्स से। इससे क्या होगा, एक तो बेनिफिट ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम उसी टाइम रिमूव कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो इस हमने जो अब तक डिस्कशन किया उससे पता चल गया कि डायरेक्टिंग इज not a single activity but group of functions. On the basis of above, the following functions are included in its scope. Number one is supervision, then communication, leadership and motivation. जो supervision है वो एक important element है directing function का। supervision के द्वारा जो managers हैं वो अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके कार्य को टाइम टू टाइम सुपरवाइज करते हैं। तो सुपरविजन में जरूरी है कि देयर इज फेस टू फेस कांटेक्ट बिटवीन सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है इट रिफर्स टू एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग एटसेट्रा फ्रॉम one person to another and making him understand them. एक मैनेजर को कॉन्टिन्यूसली अपने सबऑर्डिनेट्स को बताना पड़ता है कि क्या करना है, कैसे करना है और कब कौन सा कार्य करना है और ये भी जानना जरूरी है कि उनका रिएक्शन क्या है। तो ये सब कम्युनिकेशन हमारी इफेक्टिव होनी चाहिए इसके प्रकार कि जो मैनेजर कहना चाहता है हमारा सबऑर्डिनेट उसको उसी सेंस में ग्रहण करता है।
तो इससे क्या होगा, अगर आप जो आप बात कहना चाह रहे हो आपका सबॉर्डिनेट उसको उसी सेंस में लेता है, तो एक प्रकार से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और एक प्रकार की कोऑपरेशन की भावना जागृत होगी, जिससे कि कोऑर्डिनेशन की फीलिंग ऑर्गेनाइजेशन में आएगी और टाइमली सही प्रकार से कार्य होगा। देन नेक्स्ट इज लीडरशिप. Leadership refers to influencing others in a manner to do what the leader wants them to do. So, leadership plays an important role in directing. Only through this quality, a manager can inculcate trust and zeal among its subordinate. तो लीडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिससे लोग इंस्पायर होते हैं और वो जो कहता है उसी के अनुसार कार्य करते हैं। तो एक जो डायरेक्टर जो मैनेजर होता है उसको इस प्रकार से डायरेक्ट करना चाहिए, एक लीडर की तरह डायरेक्ट करना चाहिए, ताकि जो भी उसके सबॉर्डिनेट्स हैं उसकी बातों को सही प्रकार से माने, उस पर ट्रस्ट करें और वो जो कहे उनके अनुसार वो कार्यों को करें। नेक्स्ट इज मोटिवेशन. मोटिवेशन is a process which excites people to work for attainment of desired objective. जो बाकी हमारे वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मशीनरी, मटेरियल, इनमें से सिर्फ ह्यूमन ही फैक्टर है विच इज डायनेमिक एंड प्रोवाइड्स मोबिलिटी टू अदर फिजिकल रिसोर्सेज. तो जो बाकी के रिसोर्सेज है वो कब कार्य करते हैं, जब ह्यूमन फैक्टर उनको इस्तेमाल करता है. तो अगर ह्यूमन फैक्टर ही स्टैटिक हो गया, स्थिर हो गया, तो जो बाकी के रिसोर्सेज हैं वो भी स्थिर हो जाएंगे. सो इट इज एसेंशियल टू मोटिवेट ह्यूमन फैक्टर्स टू कीप देम डायनेमिक. तो ये जरूरी है कि हमें अपने ह्यूमन फैक्टर्स को मोटिवेट करना है ताकि वो बाकी रिसोर्सेज का सही प्रकार से इस्तेमाल करें. तो मोटिवेशन के कई सोर्सेज हैं, जैसे कि मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी. मॉनेटरी इंसेंटिव्स वो होते हैं जो इन द फॉर्म ऑफ मनी, बोनस, हाई सैलरी, इन सब के रूप में दिए जाते हैं. और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव वो होते हैं जो जैसे कि रिकॉग्निशन, ठीक है, ये सब इनमें मनी नहीं इन्वॉल्व होती बट स्टेटस इन्वॉल्व होता है, जिससे कि वर्कर्स इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं टू डू देयर बेटर. तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग के, ये हमने अभी डिटेल में डिस्कस किए. सो इन द एंड we can say that directing is said to be all those activities which are designed to encourage the subordinates to work efficiently and effectively. It is the heart of management process. Planning, organizing, staffing have got no importance if direction function does not take place. Directing makes an action start or begin. So we can say that डायरेक्टिंग प्रोवाइड्स मूवमेंट टू दी ऑर्गेनाइजिंग. डायरेक्शन के द्वारा ही ऑर्गेनाइजेशन में मूवमेंट होती है. जो अस्थिर ऑर्गेनाइजेशन थी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग, इन सब ये तीनों कार्य अभी तक सिर्फ कार्य ही थे, सिर्फ स्टैटिक फंक्शन थे. इन अब तक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ स्टार्ट नहीं हुआ था. बट आफ्टर डायरेक्टिंग ही, जब हमने डायरेक्शन दिया वर्कर्स को जो स्टाफिंग में अपॉइंट हुए थे एम्प्लॉइज, अब ऑर्गेनाइजेशन में काम शुरू हुआ. सो ये अगर डायरेक्टिंग नहीं होगा तो जो बाकी के 3 फंक्शंस हैं इनमें जो अब तक कार्य किया गया था वो निरर्थक हो जाएगा. सो वी कैन से दैट डायरेक्टिंग is the key to other managerial functions. So this is the topic. Thank you.